बीजेपी 2024 में चुनाव हार रही है। 50% वोट भी उसे नहीं मिलेगा, मतलब 270 अभी है बीजेपी के पास, गठबंधन मिला के 300 और 50% भी नहीं, मतलब 150 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक, जो कई बार मिल चुके हैं, शरद पवार ने कहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने जो बातें कही है उस बात में दम है और वो दिख भी रहा है। शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी को पता है कि 2024 का चुनाव वो हार रहे हैं, 50% से भी ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी और इसीलिए बीजेपी के होश खराब है। साक्षी जोशी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जब एक बार सत्ता से बाहर हो जाएंगे, वो जो भारत को नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या भारत में तानाशाही अपने चरम पर है? क्या सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं करती और क्या नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, एलन मस्क ने कहा है कि भारत सरकार ने ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए कहा है, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं लोगों के बोलने से के पक्ष में हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सवाल तो है कि अगर नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंट है और उनके पास टीवी अखबार है जो नारा दे रहा है 400 पार, तो सत्यपाल मलिक के यहां रेड की क्या जरूरत है? फिर जयंत चौधरी जैसे नेताओं को मिलाने के लिए इतनी आतुरता क्यों? फिर सोशल जस्टिस को साधने की कोशिश क्यों है? कोई नेता कहीं से आ जाए, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार का आरोपी हो, सोचिए अशोक चौहान के, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इकलौता आदमी, वो आते हैं और राज्यसभा का मेंबर, जो पार्टी जीत रही होगी वो दूसरे को क्यों अपने पाले में लाएगी? जयंत चौधरी, उनके दादा को भारत रत्न दिया गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश है। बिहार में जिस नीतीश कुमार ने इतना ज्यादा उनको नीचे दिखाया था, उसको अपने पाले में लाते हैं। और सोचिए बिहार में, ये तो वो चीजें हैं जो बीजेपी कर रही है। सवाल है कि अगर बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट है, 400 पार का नारा है, टीवी अखबार उसके साथ है, तो क्या सोशल मीडिया पर भी विपक्ष की आवाज वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब है कि शरद पवार की बातों में दम तो है। वहीं सोचिए, जिस तरह से दो बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और उसके बाद चंडीगढ़ मेयर को लेकर, बीजेपी की साख पर अब पब्लिकली बट्टा लगने लगा है। सवाल है कि आपको लगता होगा कि देश बीजेपी के साथ है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के साथ सवर्ण समाज है, बीजेपी के साथ टीवी अखबार है जो सवर्ण समाज चलाता है, बीजेपी के पास पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बैठे लोग हैं जो उसको चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी के साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका वोट इस देश में बहुत कम है। इनका वोट लगभग 15% के पास आंकड़ा जाता है, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और टीवी अखबार में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका टोटल वोट ही 15% है। लेकिन इनसे जो नाराज लोग हैं वो देखिए, ये तस्वीरें देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रखा था, उसके बाद आज उन्होंने एक पार्टी बनाई, वहां एक जनसैलाब था। सोचिए कितना क्रेज है बहुजनों में कि वो सारे बहुजन नेताओं का साथ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सोचिए यूपी में वो बेरोजगार जो 6800 सीटों की वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, वो गए थे केशव प्रसाद मौर्य के यहां, उनकी पिटाई की गई। राहुल गांधी की रैली में भीड़ देखिए, यूपी में भीड़ देखिए। अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी हैं। सोचिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। आप सब दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भारत छोड़ो यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, अपनी मोहब्बत दी, मोहब्बत की दुकान खोली, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, जय हिंद। और तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ देखिए।
महाराष्ट्र में शरद पवार, उसके बाद बाबा साहब के परपोते प्रकाश अंबेडकर, शिवसेना, ये सब एक साथ गठबंधन में है। तो सवाल है कि बीजेपी अगर इतनी ही मजबूत है, सोचिए चुनावी मशीन के विरोध में अब तो ईवीएम बोलेंगे तो आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जा रहा है और बड़ा ढड्ढर आ जाता है चुनाव आयोग का। सोचिए किस तरह से चुनावी मशीन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है। किसान जो है वो कल बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसान सड़कों पर है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। शरद पवार एक मंझे हुए, अनुभवी और कैलकुलेशन वाले नेता हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 50% भी सीटें नहीं पाएंगे। सवाल है कि क्या बीजेपी बिहार में फिर से 40 में से 39 या 35 सीटें जीत लेंगी। सवाल है कि क्या यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस को हराना इतना आसान हो जाएगा। ऐसे दौर में जब एससी, एसटी, ओबीसी और किसान कम्युनिटी एकजुट होता दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, मुझे लगता है कि बीजेपी जितनी ज्यादा कोशिश कर रही है, जयंत चौधरी को मिलाने का फैसला अब और निगेटिव हो सकता है। जिस तरह से आज सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर है, जाट समाज के हैं, उनकी जिस तरह से सीबीआई की रेड हुई है, जाट समाज इसको और प्रतिष्ठा का विषय बनाएगा। सोचिए उन्होंने ट्राइबल प्रधान राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन एक ट्राइबल मुख्यमंत्री को जेल में डालना उन पर भारी पड़ गया है। वो टीवी अखबार के बदौलत अब नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर वो बैन करने की कोशिश करे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी डरी सहमी तो है। और सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी को लगातार जीत के नशा में वो नशा है उनको। वो लगातार 3 बार गुजरात में मुख्यमंत्री का चुनाव जीते हैं, वो 2 बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीत चुके। अब तक उन्होंने हार का स्वाद नहीं चखा है। क्या इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट है। और इस ओवर कॉन्फिडेंट में सोचिए, लेकिन कैलकुलेशन तो है, हर एक नेता को अपने पाले में लाने की कोशिश करना दिखाता है कि कागजी तौर पर मीडिया में, टीवी अखबार, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जगहों पर जहां सवर्ण समाज का वर्चस्व है, आवाज तो उठ रही है। लेकिन सवाल है कि गरीब, लाचार, बेबस, दलित, पिछड़े, आदिवासी जो हैं वो इस सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि जातिवाद बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों पर हमले बढ़े हैं, खासकर शोषित वंचित समाज पर। किसान नाराज है, मजदूर नाराज है। और चुनावी मशीन पर जिस तरह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो शरद पवार की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। और अगर बीजेपी को डर नहीं होता, 50% सीटें न आने का, खत्म होने का डर न होता, सवाल है कि हरियाणा में क्या कर लेंगे वो। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यूपी में तो सब जगह लगभग इंडिया गठबंधन से 2 ही नेता निकले हैं अब तक, नीतीश कुमार जो अपने सबसे बुरे वक्त में है, और जयंत चौधरी जो 2-3 सीटों पर जाट समाज ऐसे ही बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। ट्राइबल ऑलरेडी नाराज है। तो सवाल है कि वोट कहां से आएगा। वही इंडिया गठबंधन अपने नफा नुकसान को तो कर ही रहा है, बस फर्क इतना है कि उनके पास टीवी अखबार नहीं है, सोशल मीडिया नहीं। अब कोई मतलब बहुत तानाशाही हो जाए तो एक अलग मसला है, पाकिस्तान टाइप का मामला हो जाए तो अलग मसला है, जहां 70 से ज़्यादा हजार से सीटें जीतों को हरा दिया गया। नहीं तो अगर रियल वोटिंग हो जाए, ट्रांसपेरेंट वोटिंग हो जाए, तो जिस तरह से जनता की नाराजगी है, उस तरह से बीजेपी 350% सीटें लूज करती हुई दिख रही है। यूपी में नुकसान होता दिख रहा है, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह उसे 100% करना पड़ेगा, जो वो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है, वो अपना गठबंधन भी बढ़ा रही है, नेताओं को भी साध रही है, तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, उसका भी इस्तेमाल करे। ये सब कांग्रेस भी करती थी। लेकिन शरद पवार ने जो भविष्यवाणी की है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए डराने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को इग्नोर करके आप सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, इंडिया गठ 2024 में तुरूप का पत्ता मायावती जी हैं। अगर आज भी किसी कीमत पर मायावती जी गठबंधन में आ जाएं तो पूरे देश की फिजा बदल जाएगी। उसके बाद भी इस देश में दलित सबसे ज्यादा बीजेपी से नाराज है, क्योंकि उनके अधिकारियों को सबसे ज्यादा जातिवाद, मनुवाद का शिकार होना पड़ रहा है। उसके बाद ओबीसी जो धर्म के नाम पर वोट करता था वो बीजेपी से दूर होता जा रहा है।
ट्राइबल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दूर हुए हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग सिख हो या मुस्लिम हो वो उससे दूर हैं। सवाल है कि सिर्फ सवर्ण समाज की सहमति से बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शरद पवार की बातों पर आपको भरोसा है? एक मंझे हुए नेता, सबसे सीनियर नेता ने कहा है मामला 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ममता बनर्जी की एरोगेंसी जो है वो बीजेपी को वहाँ कुछ फायदा करा सकता है। लेकिन सवाल है कि वहाँ अभी भी आंकड़े अगर ममता अकेले भी लड़ती हैं तो वो भारी पड़ रही हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।